बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप पहली बार हमारे सेशन में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी बढ़ा दें, जिससे कि लगातार आपको इस तरह के सेशन हम देते रहें। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स और सीटेट 2019 का जुलाई का पेपर आज मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और देखूंगा कि आप लोग कितना अधिक जानते हैं प्रीवियस पेपर के बारे में, कि किस तरह का पेपर आपको मिला था, किस तरह के सॉल्यूशंस आप उसके करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और देखते हैं आज पहले सवाल का जवाब क्या है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? इनमें से कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ए टीचर गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू क्लास 4 स्टूडेंट, अरेंज 25 टाइल्स इनटू ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज। Which of the following mathematical concept can be addressed with this work? क्षेत्रफल परिमाप आयतन, क्षेत्रफल आयतन लंबाई, आयतन क्षेत्रफल लंबाई, क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। तो इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे? एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम लेंथ, वॉल्यूम एरिया लेंथ या एरिया फैक्टर पेरीमीटर। इनमें से एक अध्यापक है जो 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यू में रचना करने के लिए देता है। तो इनमें से आप कौन सा कार्य से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हम 25 टाइल्स की बात करते हैं तो वो या तो ऐसे लगाएगा 5 टाइल ऐसे, 5 टाइल ऐसे, है ना, या फिर 6 ऐसे लगा देगा, 4 ऐसे लगा देगा, 1 बच जाएगा। वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई 6 ऐसे लगा दे और 4 ऐसे लगा दे। तो यानी उसको आप संभव आयताकार में जब व्यवस्थित करने की बात करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आयताकार टाइल्स को आप लगाएंगे तो आयताकार टाइल्स से आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 5 गुणा 5 बराबर 25। आप ये भी कह सकते हैं कि 6 गुणा 4 बराबर 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फैक्टर निकाल सकते हैं, आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में आयत का आयतन नहीं निकाल सकते। आप सभी जानते हैं ना। प्रणाम मनोहर, सभी को मेरा नमस्कार। आप किसी भी कीमत पर आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता, रेक्टेंगल का सिर्फ एरिया होता है, घनाभ का आयतन होता है, जो कि घनाभ इसमें रचना है नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या था? यू कैन फाइंड आउट दिस वन, क्योंकि आयतन इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। बहुत बढ़िया जवाब। एक और क्वेश्चन है, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। 1, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, या आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो चाहूंगा जवाब मिलेगा क्या? राधे राधे प्रेमलता जी, सी। तो देखिए, प्याजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैंने आपको हर बार जब पढ़ाया प्याजे को मैंने बताया है कि प्याजे से गणित में सवाल दो सवाल पूछे गए 2019 में। तो आप रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। अगर प्याजे क्या है तो आप सभी जानते हैं प्याजे ने अपनी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था जो स्टेप बाय स्टेप थी, है ना। 4 अवस्थाएं थी ना। पहली थी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी अनौपचारिक यानी इसको मूर्त भी बोलते हैं, चौथी थी औपचारिक, है ना। इस अवस्था के आधार पर प्याजे ने कहा ये 0 से 2 साल तक चलती है, ये 2 से 7 साल, ये 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर ये 15 वर्ष तक। इस तरह से उन्होंने बताया था। नहीं, इस कॉग्निटिव डोमेन में हर एक बच्चा एक स्टेज को पूरा करने के बाद दूसरी स्टेज में एंटर करता है। यानी कुछ चीज़ पहले सिखाई जाती है, कुछ बाद में आती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय स्तर पर वो क्या सीखता है, डिफाइन है। तो उसी के आधार पर आपको बताना था कि अगर प्याजे के अनुसार हम पढ़ें तो माप के संदर्भ में कौन सी चीज़ सबसे पहले आएगी। अब देखो, समझने की कोशिश करना। कंडीशन बड़ी सिंपल है। क्या भार के संरक्षण समझ संख्याओं से पहले आती है? पहले बच्चे संख्या पढ़ता है कि भार पढ़ता है? पहले वो 1 2 3 पढ़ता है, 2 किलो 5 किलो पढ़ता है? सबसे पहले 1 2 3 समझता है ना वो। तो संख्याओं का ज्ञान पहले होना जरूरी है, उसके बाद भार को वो समझता है।
ऐसे ही लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले कैसे आ सकती है? भाई संख्या पहले आएंगे तभी तो 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर मापेगा, तो पहले संख्याओं की समझ जरूरी है, तो ये भी गलत है। हाँ, भार के संरक्षण समझ बिल्कुल आयतन से पहले आती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयतन कक्षा 5 में उसको बताया जाता है थोड़ा बहुत, और कक्षा 6 से बाद में आयतन का डिटेल में स्टडी शुरू होता है, जबकि भार को कक्षा 3 में ही सीख लेता है। संख्याओं के बाद वो भार और लंबाई को सीखता है ना। आयतन के संरक्षण द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान का मतलब होता है भार, जैसे 3 किलो 4 किलो ये सब क्या है, वो पहले सीखता है, आयतन बाद में आता है कक्षा 5 में, इसलिए ये भी गलत है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3। तो इसके अनुसार कैसे समझेंगे सवाल को कि जो चीज़ बच्चा पहले समझता है वो पहले आनी चाहिए, जो उसके बाद आती है उसको बाद में रखना है, यही प्रस्ताव था पियाजे साहब का। हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई। अंकित कुमार कैसे, तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3। एक और सवाल, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वॉन हेलेज लेवल इंडिकेट्स द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, डिफरेंट यानी भिन्न, जिसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर और लोकल वैल्यू। तो वॉन हेले आपको मैंने बताया हुआ बहुत अच्छी तरह से कि वॉन हेले क्या है। तो भैया वॉन हेले जो थे, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। वॉन हेले हमारे नीदरलैंड वाले भैया थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड वाले भैया, नीदरलैंड के थे। भारत की पहली स्वतंत्र क्रांति जो हुई थी, संग्राम क्रांति जो हुई थी, उसके बाद सीधे 100 साल बाद 1957 में, क्योंकि संग्राम तो हमारा पहली वाली 1857 में हुई थी ना, विद्रोह जो हुआ था, उसके सीधे 100 साल बाद 1957 में उन्होंने एक थ्योरी सबमिट की जिसका नाम था ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग। क्या था? ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग, यानी इसका मतलब क्या था? ज्यामिति चिंतन के स्तर। चिंतन के स्तर, ये चीज उन्होंने दी थी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 लेवल में बच्चों को बांटा था, और 5 लेवल में 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल और 4, यानी 0 से 4 लेवल तक के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसमें 0 में विजुअलाइजेशन, 1 पे एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और रिगर, इन अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बात की थी, है ना, याद है ना। तो मैंने पूरा बता दिया, ये 5 अवस्थाएं थी, यानी 0 से लेकर 5 लेवल थे, 0 से लेकर 4 तक, जिसमें 5 अवस्थाएं मानी गई। ठीक है, पहली विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रिगर। क्लियर है? तो वॉन हेले किससे जुड़े हैं? ज्यामिति चिंतन से, याद रहेगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? इनमें से कौन सा समुच्चय, यानी कौन सा जो सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशंस इज ए स्किल इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में स्किल। ब्लर नहीं है रूबीना, एक बार अपनी जो पिक्सल्स हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाइएगा, ये बिल्कुल क्लीन है। ओके, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। इनमें से आप कौन से सवाल को चूज करने की कोशिश करेंगे? देखते हैं जवाब आपका क्या मिलता है साहब। उम्मीद है आपका जवाब, देखते हैं क्या मिलता है हमें, और उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छे ही मिलेगा। ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, हम दिख रहा है मुझे, चलो देख लेते हैं। आपने सबने ए ऑप्शन को चूज करने की बात की है। ओके, ए ए ए। तो देखो, जब बच्चा गणित में पढ़ता है तो वो कौन कौन समुच्चयों को समझता है, याद रखना। विवेचन को बोलते हैं थिंकिंग करना, थिंकिंग। चर का प्रयोग करना मतलब होता है यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, एंड प्रतिरूप को देखना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रश्न हल करने में, कंठस्थ करना सवाल को हल करने का तरीका नहीं है, इसको वॉन हेले सब मना करते हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि वॉन हेले भैया इसको मना करते हैं, और ये मना भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे सवाल में। ठीक है ना, कंठस्थ करना एनसीएफ मना करता है। इसके साथ साथ कंठस्थ करना, रटना, ये सब क्या है, गणित के सवालों को सॉल्व करने के तरीके बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है, बाकी सब गलत है। बढ़िया जवाब, ए सबसे ज़्यादा मिला है। बहुत बढ़िया आयुष। एक और सवाल, चलिए।
दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त साधन कौन सा है। तो यहाँ पर संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डायनीज ब्लॉक, टेलर का गिनतारा। कौन सा आपका टेलर अबेकस, डायनीज ब्लॉक, ग्राफ पेपर, इसको ग्रिड पेपर भी बोल देते हैं, संख्या चार्ट, नंबर चार्ट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो देखो, अगर हम इस संकल्पना को बच्चों को समझाना चाहते हैं कि इसकी गुणा ये होती है, तो हम बच्चे को 10x10 का ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाला, इसमें क्या होता है 10 खाने ऐसे मैं बना देता हूँ। 10 तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको बनाने की कोशिश करूँगा। 10x10 का तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन आप समझ लें ये आगे भी बना हुआ है, 10x10 का है ये। ऐसी 10 खाने इसमें ऐसे होंगे। अगर हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं, मैं 10x10 का ग्राफ पेपर ले रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चे को 3 और 2, इसमें हर एक ब्लॉक 0.1 सेंटीमीटर का होता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 अप टू 10, ऐसे ही 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अप टू 10। तो बच्चे को क्या समझाते हैं आप, अगर उसको 3 लेना है तो वो 3 खाने लेगा यहाँ से। कैसे, सपोज हमने आपको 3 यहाँ पर रखा, ऐसे 3 खाने, तो 3 खाने यहाँ से लेगा ऐसे वाले, तो इन सब खानों को वो काट देगा ऐसे करके। तो 3 खाने लिए उसने, 3 खाने काट दिए उसने ऐसे करके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 खाने उसने यहाँ से काट दिए। इज इट क्लियर? ऐसे। अब उसने कहा 2 इधर से ले लो, तो 2 खाने उसने इधर से ले लिए, तो 2 इधर से काट देगा ऐसे, ऐसे करके, ऐसे। अब बच्चे को ये बताना है, बस छोटा सा काम, क्या कि बालक मुझे क्या बता, इधर से दशमलव की एक संख्या थी, तो वो क्या कर रहा था, 0.1 चल रहा था, एक लाइन काट रही थी। लेकिन जैसे ही संख्या जब दोनों को क्रॉस हुई तो 2 लाइन काट गई, यानी अंक 2 दशमलव बाद, तो कितने खाने बने, 1 2 3 4 5 6 खाने बने ना। और कितनी लाइन कटी, 2, तो बेटा 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यही आंसर है। तो किसी भी बालक को दशमलव वाली संख्याओं की गुणा समझाने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है ग्राफ पेपर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है ना। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित कैसा होना चाहिए। जो गणित का पाठ्यक्रम है, गणित की संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव किससे संबंधित होना चाहिए, या कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सीटेट में 2019 में देखो इतने आसान सवाल आए थे कि आप इसको आसानी से सुलझा सकते थे सवालों को, मतलब इनको खलास कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, और आपने किया भी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गणित की संकल्पना कठोरता देने वाला नहीं होना चाहिए। बच्चों को पहले आसानी से समझोगे, कठोरता से समझाओगे। और प्रगामी कक्षा के लिए तैयार करना, एनसीएफ 2005 साफ मना कर रहा है कि बच्चे को जिस क्लास का वो बच्चा है उसी क्लास की पुस्तकें, उसी क्लास का नॉलेज उसको दिया जाए, उससे आगे वाली कक्षा के लिए उसकी तैयारी उस कक्षा में ना कराएं। और आप तो जानते हैं एनसीएफ क्या कहता है कि भाई जो भी बच्चे को पढ़ाओ उसको दैनिक जीवन से कोरिलेट होना चाहिए, दैनिक जीवन के अनुभवों से वो कंप्लीट होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज पर हो ना, प्रोसीजरल नॉलेज पर तो होने नहीं चाहिए, हमेशा वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर डिपेंड हो। एनसीएफ कहता है कॉन्सेप्चुअल करो, अवधारणात्मक ज्ञान प्राप्त करो, ना कि कार्यविधिक ज्ञान। अच्छा पहली बार कर रहे हैं अंजलि, कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट है। एक और सवाल, क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स को प्रभावी बनाना चाहते हो, यानी यू वांट टू मेक मैथमेटिक्स इफेक्टिव अर्थमेटिक टीचिंग, तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। 1, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के साथ विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, या एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। Which of the following is not a feature to make arithmetic teaching effective? Focusing on patterns to students' error, to establish relationship with everyday experiences, use of different teaching learning for the same concept, strict
adherence to the rule of time to introduce a new concept. डी, बहुत अच्छी बात है। एकदम सही जवाब दिया आपने। देखो, छात्रों की त्रुटियों के प्रति बिल्कुल सही बात है। हम चाइल्ड सेंट्रिक तो पढ़ाते हैं, तो हमें बच्चों के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया था कि ज्ञान जो है वो दिन से संबंधित होना चाहिए, यानी ये भी एकदम ओके है। एक ही संकल्प, बिल्कुल सही बात है। आप एक संकल्पना को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि लचीलापन, जानते हैं लचीलापन, लचीलापन इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो गुण है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही गुण है। दिस इज द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसी का गुण है, याद रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज ओके, फाइनल। और एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए देखो, अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जैसे ही समय समाप्त हुआ आप तुरंत कह दें खत्म, अब नहीं पढ़ाऊंगा। वो गलत है ना, कि अगर आप नई संकल्पना समझा रहे हो, बच्चे को कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है, तो उस समय आप कठोरता से नियम का पालन नहीं करेंगे, तभी आपका शिक्षण प्रभावी बन सकता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन एक और आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। 2, मुख्यतः समूह संचलित कार्यों का प्रयोग किया जाए। 3, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। 4, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने दी हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? विच वन इज नॉट द इफेक्टिव टीचिंग प्लान? और सी मिल रहा है, क्या बात है। देखो, यही तो प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती है। आप सवाल को नहीं समझे, आप सबने सवाल को गलत किया है। अफसोस कि आपका जवाब गलत है। इसका जवाब सी नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सब लोगों ने एक सुर में गलत जवाब दिया है। आयुष, सब लोगों ने एक सुर में आंसर गलत दिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नॉट ऑप्शन नंबर 3। राइट ऑप्शन बी। तो आपका अफसोस, ये जवाब गलत हुआ। हाँ, बताते हैं क्यों। आप सवाल को समझे ही नहीं, क्या सवाल है। पहले दोस्तों, पढ़ने से पहले सवाल को समझो, सवाल क्या कहना चाहता है। देखो, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन। अब देखो, आप प्राथमिक स्तर पर बालक के गणित अधिगम, जो उसने मैथमेटिक लर्निंग की है, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो अब जब असेसमेंट करते हो, चाहे किसी भी मॉडल से कर रहे हो, चाहे ओरल कर रहे हो, चाहे आप लिखित कर रहे हो, चाहे वर्बल कर रहे हो, चाहे नॉर्मल कर रहे हो, है ना, किसी भी लेवल से मूल्यांकन हो सकता है। तो सही बात, जब आप अब मूल्यांकन करने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है ना भाई, मूल्यांकन के लिए आपको प्रश्न पूछने पड़ते हैं ना। तो अब जब किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हो तो किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, आप मुझे बताइए, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं? आप ये प्रश्न पूछते हैं, जनरली ऐसे प्रश्न रखते हो ना जहां एक जैसे 2 उत्तर हों, या लगे कि बच्चा इसको गलत करेगा सही करेगा, ऐसे तो बनाते हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न ऐसे तो पूछा जाता है जहां पर बच्चे को लगे कि उसे दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना। तो ये एकदम सही। हम ऐसे कार्यों का विकल्पना करते हैं जहां पर बच्चा ये हमें रहे कि उसके उत्तर एक से अधिक उसी तरह के उत्तर प्राप्त हो सकते हों। दूसरा, बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे कार्यों की विकल्पना की जाए, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे से आप पूछते हैं, आपने बच्चे से पूछा, अच्छा बताओ बेटा, ये बताओ नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो बच्चा कुछ नहीं देखता, सीधा छत को देखता है ऐसे करके, सर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द प्लेस और थिंग्स। तो कहता रट्टा मार रखा है तूने, इसको समझ किया, ऐसा बोलते हो ना, है ना। तो यानी आप प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न रखेंगे या ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसमें आप ये अंतर स्थापित कर पाएं कि बालक ने रट के लिखा है, संकल्पना समझ के लिखा है ना। तो ये भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटि, बिल्कुल सही बात है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? बालक की त्रुटियों को जानो और उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। लेकिन आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जहां पर कहते हैं अरे भाई आजा, आओ भाई सब आ जाओ, आज मास्टर जी ने पेपर दिया और सारे गोला बना के बैठ जाओ और सब अपने अपने आंसर बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो जब भी आप असेसमेंट करते हैं तो आप समूह संचलित कार्य यानी ग्रुप एक्टिविटीज नहीं कराते, उसमें ग्रुप एक्टिविटीज पोज होती हैं,
वहाँ पर जब भी आप मूल्यांकन कराते हैं इंडिविजुअल आपको अलग अलग बैठाया जाता है, अलग अलग रो में बैठाया जाता है, गैप लेके बैठाया जाता है, जिससे कि आप बात ना कर पाएँ, ग्रुप एक्टिविटी ना कर पाएँ, जिसको नकल रोकना कहते हैं। तो आप हमेशा जब प्रभावशाली योजना कौन से नहीं है कि आप समूह संचालित कार्य कराएं, क्योंकि मूल्यांकन कराते समय समूह संचालित कार्य बाधित रहते हैं। अभी याद रहेगा? हाँ कि ना? अभी समझ में आया सबको? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कैसे था? होप सो सब लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका ये गलत जवाब लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सब लोगों को? हाँ कि ना? हाँ भैया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, आ गया ना? तो सवालों को समझ के देखकर तब उसका आंसर करो, नहीं तो गड़बड़ होकर सीटी बच जाएगी। एक और सवाल, क्वेश्चन है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इनटू 18:3/4? ये क्या है? 18 सही 3/4 लिखा है ये ऐसे। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इन 18:3/4? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। उम्मीद है कि जवाब अच्छा ही मिलेगा, गलत तो आप नहीं करेंगे ऐसा मैं समझ रहा हूं। और आपने दिया है 68, चलो डी 75। कितना आसान सवाल था। उसने बोला 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, क्वाड्रिलेटर कितने हैं? 1/4। तो आपने इसको सॉल्व किया, 18 चौक 72 और 3 75/4। अब इसको उल्टा कर दे, 4/75 गुणा करके 4 से 4 कट गया, तो टोटल मिलाकर 75 क्वाड्रिलेटर्स उसमें होंगे। हाँ अंकित, टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा, लेकिन अभी ये प्रीवियस ईयर का पेपर है अंकित जी, तो प्रीवियस ईयर आपने पूछा था, इस वजह से हम इसको करा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का पेपर आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर करा दो, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर हम आपको करा रहे हैं। चलिए, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है, चाहूंगा जवाब मिलेगा मुझे आप लोगों का। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, बाकी सब तैराकी के लिए यानी स्विमिंग के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, ये आपको बताना है। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन मिला 10 का डी 120। अब देखो, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम बैडमिंटन वाले कितने, और भाई वॉलीबॉल वाले कितने, टेनिस वाले कितने, शतरंज वाले कितने, तो हम सबको अलग अलग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे सवालों को पहले कंप्लीट पढ़ो, फिर समझो वो क्या पूछ रहा है। उसने बोला 1/4 तो वॉलीबॉल खेलते हैं, और आपने देखा अरे ये तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या तो 160 है, नहीं 1/4 बराबर किसके बराबर, 760 के बराबर, चौथाई भाग, पूरे बच्चों का चौथाई भाग 160 है। तो भाई पूरे बच्चे कितने हो जाएंगे, आपने कहा 160 गुणा 4, तो टोटल बच्चे 640 हैं स्कूल में। ये बात समझ में आ गई। शतरंज कितने जाते हैं खेलने, टोटल 640 बच्चे थे, उनका शतरंज खेलने जाते थे 1/16 बच्चे, 16 चौके 64 40, तो कुल मिलाकर 40 बच्चे शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डी नहीं होगा, इट्स सी। सवाल देखो बहुत बड़ा सवाल, देखो इनका मैंने यूज ही नहीं किया, क्योंकि ना तो उसने टेनिस वाले को पूछा तो मैंने उसका यूज ही नहीं किया। जो मुझसे पूछा, जो डेटा मुझे अवेलेबल था उसी के आधार पर मैंने प्रश्न कर दिया, और प्रश्न पूरी तरह से सटीक हुआ। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा होप सो सबको, आसान सवाल था। और लाइक बिना कहीं कर दिया करो भैया, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं। चलिए, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक के से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई: 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपए, प्रत्येक अधिक 20 ग्राम के लिए 2 रुपए प्रति पार्सल का भार, 5 रुपए 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए, प्रत्येक अधिक 50 ग्राम के लिए 23 रुपए का भार, यानी 3 रुपए का भार हर 50 ग्राम के लिए। तो दीपा 2 पार्सल क्रमशः
250 ग्राम 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रम से 20 ग्राम और 35 ग्राम के भेजना चाहती है, उसके कितना डाक शुल्क देना होगा, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत तेज किया जीत आपने सवाल, समझा देता हूँ सवाल को, आप भी करना। देखो पहले हम बात करते हैं उसको क्या है, पार्सल और पत्र। तो मैं पत्र लिख देता हूँ। तो उसने पहले पत्र की बात की, लेटर की। 2 पत्र हैं, एक कितने का है 20 ग्राम का और एक है 35 ग्राम का। 2 पार्सल हैं। पार्सल कौन कौन से हैं, एक 250 ग्राम का और एक है 300 ग्राम का। बात समझते रहे ना। हुआ क्या सवाल में आगे, कहानी आगे शुरू होती है। कहानी शुरू क्या हुई आगे कि भाई पत्र, उसने पत्र का वेट किया 20 ग्राम के लिए या उससे कम 5 रुपए। तो पहला पत्र 20 ग्राम का तो 5 रुपए सीधे हो गए इसके। तो उसने बोला, दूसरा पत्र जो था उसने बोला कि प्रत्येक 20 ग्राम तक तो 5 रुपए हैं, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही 20 ग्राम और आगे बढ़ेगा 20 ग्राम तक तो 5 रुपए लग जाएंगे। नहीं, अगर 20 ग्राम से पत्र 21 ग्राम का भी है ना, तो उस पर आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और कब तक, 40 ग्राम तक, क्योंकि हर 20 ग्राम के लिए ना। तो अगर इसको देखें तो क्या बना, पहला 20 ग्राम फिर 15 ग्राम, तो इस 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपए लगे और जो 20 ग्राम से अतिरिक्त था उसके लिए 2 रुपए लगे। तो टोटल कितने हुए, 7 रुपए। तो 7 रुपए पार्सल पत्र 2 में लगे। तो पत्र में टोटल कितनी कीमत इन्वेस्ट हुई, आपने कहा 5 + 7 = 12 रुपए। तो पत्र भेजने के 12 रुपए लगे। अब बात करते हैं पार्सल की। पार्सल में 50 ग्राम तक कितना था, उसने बोला 50 ग्राम के लिए 5 रुपए। तो अगर मैं इसमें से 50 ग्राम निकाल लूँ तो इसके तो 5 रुपए लग गए। अब 50 ग्राम को आगे देखें तो हर 50 ग्राम को आगे कर देता हूँ मैं, हर को 50-50 में तोड़ लेता हूँ, 250 ग्राम हो गया ना, क्योंकि अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 2 रुपए 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 50 ग्राम, ये इस पहले 50 ग्राम के लिए कितना था, आपने कहा 5 रुपए। हर 50 ग्राम के लिए 2 रुपए थे, सॉरी 3 रुपए थे। तो इस पत्र के लिए कितना बना, 3 चौक 12 और 5 17 रुपए। तो पहले पार्सल के लिए 17 रुपए। दूसरा पार्सल 300 ग्राम का था, उसमें क्या बना, आपने कहा 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम और 50 ग्राम, यही तो 6 बार। अब पहले 50 ग्राम के लिए तो 5 रुपए हैं, लेकिन बाकी सभी 50 ग्राम तक हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपए हैं। तो कितना हुआ, आपने कहा 20 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 20 रुपए इसके हो गए। तो दूसरे पार्सल के 20 रुपए, पहले पार्सल के 17, टोटल रुपए कितने बने, आपने कहा 20 + 17 = 37 रुपए। तो भाई पार्सल के लगे 37 रुपए, पत्र के लगे 12 रुपए, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा, 49 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 49। क्लियर है, बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो लाइक भी करते रहो भाई, लाइक करना बिल्कुल ना भूला करो। लाइक शेयर जल्दी से कर दिया करो, जहाँ पर भी आपका मौका लगे, फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर, जहाँ पर मन करे वहाँ पर शेयर किया करो। एक और सवाल, जो है अंक 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित करो। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या हो सकती है। अगर आप सब इनको जोड़ें, किसी भी तरीके से लगाओ, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल, इन 3 संख्या यहाँ भरनी है, 3 यहाँ भरनी है, 2 प्लेस दिए ना, 3 ऊपर 3 नीचे। अब आपको ये भरना, इनमें से ऐसी संख्या आपको भरनी है जो उसका टोटल रखा जाए सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। और यहाँ पर जवाब आपका मिल रहा है डी, 1605। समझने की कोशिश करना। इन सवालों को करने का एक तरीका है, एक निश्चित तरीका है, वो आपको समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप उस तरीके को समझ जाएंगे तो यू विल गेट द आंसर एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली। समझते हैं कैसे, देखो 2 3 4 5 ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। जब आपको ऐसा सवाल मिले तो सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, 2 3 4 6 7 8, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अब आपको मैक्सिमम सम लेना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप चाहें तो उसको डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्डर, या तो असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ। तो 8 6 3, एक संख्या छोड़ करके अल्टरनेटिव नंबर पर, तो पहली संख्या बनी 8 6 3, दूसरी संख्या क्या बनी 7 4 2। अब जोड़ दो, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 1605। यही तो आंसर था। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, दिमाग लगा के करना सवाल, ऐसे नहीं कि तुक्का मारना है। जब भी आपको सवाल मिले तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बस क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या, फिर एक छोड़ो दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या,
फिर ऐसे ही एक एक अल्टरनेटिव नीचे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1605 रुपये। एक और प्रश्न फिर तो, 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? A whole number is added to 50 and then the same number is subtracted from 50. The sum of both the received number is what? क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें भाई, विदाउट क्वेश्चन नंबर मैं समझ नहीं पाता हूँ कौन से प्रश्न को कर रहे हैं। 13 का ए 0, बहुत अच्छा मनोहर। 13 का ए 0, भीवा ने कहा 100। अब देखो समझने की कोशिश करना, पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, 0 से लेकर के 0 1 2 3 अप टू कहीं तक भी। आप कोई भी एक पूर्ण संख्या मान लो, मैंने सपोज 7 मान ली कि मैं 7 पूर्ण संख्या ले रहा हूँ, तो पहले 50 में आपने संख्या जोड़ी, फिर उसी से वो घटा दी। ये कितना है 57, ये कितना 43, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 में। दूसरा देख लो, आपने एक पूर्ण संख्या 2 ले ली, तो पहले आपने एक पूर्ण संख्या 50 में 2 जोड़ा, फिर आपने 50 में से 2 घटाया, ये हुआ 52, 52 ये हुआ 48, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 100। तो मतलब क्या है, अगर आप 50 में कोई x संख्या जोड़ते हैं और फिर 50 में से वही संख्या घटाते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, देखो ये कट जाएंगे, बस संख्या बच जाएंगी, दैट इज 100। बात समझ में आ गई? राइट ऑप्शन इज बी, नॉट ए। आपने गलत जवाब दे दिया है मनोहर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इज इट करेक्ट? बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा। एक दुकानदार ने 5 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं है, चलो। तो एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? आसान सवाल है, अब देखो समझ लो। ग्राम में आंसर दिया तो मैंने को किलोग्राम से ग्राम में बदल लेता हूँ। बादाम थे 5.3, तो उसको मैंने 1000 का गुणा कर दिया, तो कितना हुआ 5300 ग्राम्स। 2100 किलोग्राम का ग्राम काजू थे, 2100 ऐसे लिख दिया, ग्राम में ही है। 2.2 kg काजू, तो 2.2 kg में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना 2200 ग्राम काजू। जोड़ दें 0 0 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9600, तो टोटल 9600 ग्राम वो मिश्रण बना। उसने कहा इस मिश्रण को 2 दर्जन पैकेट बना दी गए। अब 1 दर्जन पैकेट में 12 होता, 2 दर्जन में कितना हो गया 24 पैकेट बन गए ना भाई, 2 दर्जन में 24 पैकेट बने, तो इस मिश्रण को 24 पैकेट में भरना है। तो एक पैकेट का वेट कितना हो जाएगा 24 का आपने डिवाइड कर दिया, 24 चौके 400। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, 400 ग्राम इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इसको सवाल को करने में? यस के नो, एनी इशू एनी प्रॉब्लम? आसान है ना, बहुत बढ़िया, उम्मीद बहुत अच्छे से आप सवाल करते हैं। एक और सवाल, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बी, चलो समझते हैं। ये एक बीकर है, देखते रहना, ये है आपका बीकर, ऐसे उसमें 3/7 पानी से भरा है। चलो यहां तक भर देते हैं। अब देखना, मैंने आपको बताया हुआ भी यहां तक कि पानी से भरा हुआ, फॉर एग्जांपल 3/7, और ये वाला पार्ट इसका खाली है जिसमें अभी 16 लीटर पानी आएगा। तो ये खाली भाग कितना हुआ आप मुझे बताओ भाई। टोटल बीकर के 7 भाग हुए, 3/7 का मतलब यही तो है। टोटल बीकर के 7 हिस्से हुए, 3 हिस्से का पानी है, तो कितना बचा 4/7 बच गया ना। भी भाई 3/7 में पानी भरा हुआ है, तो
तो 4/7 भाग खाली रह गया ना। तो इन्हें 4/7 जो भाग है वो किसके बराबर है, वो 16 के बराबर है। तो भैया 4 भाग किसके बराबर है, 16 गुणा 7।